मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब टॉपिक इंडस्ट्रियलाइजेशंस मीन्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो मोस्टली अफेक्ट कर रहा था आदिवासी कम्युनिटीज़ को इन आवर कंट्री। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा कि डेवलपमेंट, वॉट एवर वी हैव डन डेवलपमेंट बट वी हैव अफेक्टेड the Adivasi communities. So they are the various development which has been occurred after independence that also in many ways they affected the life of the Adivasi. So we will move toward the developments. So the first we will move through industrializations. Now the topic is that in industrializations after independence government has started to develop the country. So they started to develop in the sense of industrializations also. So mainly the industry can run with the only they need raw materials, then the industry will run. So the raw materials which was required, जो raw materials चाहिए था डेवलपमेंट्स के लिए, वो कहाँ मिलेगा? वो देखा गया अनफॉर्चुनेटली वो उस स्टेट में ज़्यादा है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहाँ पे कोइंसिडेंटली आदिवासी उस स्टेट में ज़्यादा है। कंसेंट्रेशन जो उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स चाहिए। इट मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट दे विल get that raw materials from that states, and it means they will get from the mining, through mining means the forest area and the nearby area. तो वहाँ से जो नियरबाई एरिया है वहाँ से जब वो माइनिंग करेंगे तो ये जो आदिवासी है जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं इनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू इवैक्यूएट, उस एरिया को खाली करना पड़ेगा। सो द वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज जितने थे दे नीडेड द लैंड, उनको लैंड चाहिए जिस लैंड में आदिवासी वहाँ पे सालों से उनके जो फादर्स है, मान लो कब से रह रहे हैं तब से, वो लैंड उन्हें चाहिए। सो दैट वो क्या करेंगे, उस लैंड से दे विल गेट द मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड, वहाँ से वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइंस बनाया जाएगा और वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट शुरू की जाएगी। इसके कारण उन्हें उस ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। सो दिस पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर। इससे क्या हो गया कि आदिवासी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, उससे लालच दिया गया, लियर्ड बाय प्रॉमिसिंग, मतलब कि प्रेशराइज किया गया कि आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, हेवी लेफ्ट मीन्स हेवी कंपनसेशन दिया जाएगा, आपको नौकरी भी दिया जाएगा, फिर आपको अलग से रहने के लिए ज़मीन दे दिया जाएगा। इस तरह से दे ट्राई टू प्रेशराइज देम एंड परस्यूड देम, ताकि वो उनको लालच दिखा के, उनको बता के, ताकि वो वहाँ पे उनकी जो ज़मीन है उनको मिल जाए और वो वहाँ से रिमूव्ड हो जाए। सो फोर्सली ऑफन देयर लैंड इज टेकन अवे फोर्सबली ऑल्सो। कभी कभी उनकी जब वो लोग नहीं मानते तो उनकी ज़मीन को जोर जबरदस्ती फोर्सली उनसे छीन भी लिया जाता है। दैट वॉज विद द हेल्प ऑफ द लोकल लीडर्स, जो वहाँ के आसपास के जो लोकल लीडर्स होते हैं उनके हेल्प से। मोर ऑफन नॉट सच प्रोमिसेस आर इवन केप्ट, जो उन्होंने प्रॉमिस की थी वो प्रॉमिसेस मोस्टली बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम प्रॉमिसेस उनकी फुलफिल की जाती है। जो उनको बोला जाता है कि आप अगर यहाँ से मूव करते हैं तो आपको कंपनसेट करेंगे, आपको जो भी प्रॉमिसेस जैसे जॉब दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, मोस्टली उसे नहीं किया जाता है। ना द कंपनसेशंस और रीसेटलमेंट, ना ही उनको रहने के लिए वापस से कोई सुविधा बना के दिया गया, ये चीज़ें उन लोगों के लिए नहीं किया जाता। ट्राइबल्स के लिए उनसे ज़मीन ले लिया जाता एंड दे बी लेफ्ट कि वो अब अपना खुद देख ले। तो ये चीज़ें गलत है, जिसके कारण उसे क्या होता है, वी आर एक्सप्लॉइटिंग, हम अपने जो हमारे खुद हमारे कम्युनिटीज़ का एक हिस्सा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर दूसरा डेवलपमेंट आता है, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंडस्ट्रीज नीड इलेक्ट्रिसिटीज़ एंड द इलेक्ट्रिसिटीज़ ओनली बी प्रोवाइडेड बाय बिल्डिंग डैम्स। तो ये जो डैम बनाया गया, तो डैम्स को क्या करना होगा, डैम्स के लिए भी दे नीड अ लार्ज एरिया, बहुत बड़ी एरिया चाहिए होता है। और ये एरिया कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट एरिया, दे विल कट डाउन द फॉरेस्ट एरिया। तो डैम बिल्ड होता है रिवर्स में, लेक्स में, तो वहाँ पे या फिर वाटर चैनल्स कोई भी है, तो उस आसपास के एरिया में मोस्टली जो है फॉरेस्ट एरिया होता है। और वहाँ पे कौन रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, रेसिडेंट्स, एंड दे वे आर बी नीडेड। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, अब वो रिजर्वर बनाएंगे एंड दैट जो डैम्स के लिए वो राज प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिजर्वर्स बनाएंगे, और जिसके लिए उसको रिमूव करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा एंड अल्टीमेटली फिर से अफेक्ट कौन होगा, वो ट्राइबल्स ही होंगे या फिर आदिवासी होंगे, उन्हें उस जगह से
उनको उस जगह को रिमूव वहाँ से निकाल के बोला गया कि उनको रिलोकेट करेंगे, लेकिन रिलोकेट भी नहीं किया जाता. सो इवन इन सच डेवलपमेंट द इंस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट किया गया आदिवासी का बोला गया, वो भी विदाउट एडिक्वेट कंपेंसेशन. यहाँ पर भी कोई कंपेंसेशन उनको दिया गया नहीं, रिसेटलमेंट नहीं किया गया कि उनको वापस से कहीं और उनको सेटल कर दिया जाए ताकि वो वहाँ पे रह ले इजीली. ये चीज़ें फिर से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आदिवासी जो थे उनकी आहुति दी गई. फिर देखो थर्ड आता है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. जो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है मेनली वाइल्ड लाइफ जो हमारी है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनको प्रिजर्व रखने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए, नेशनल सेंचुरीज बनाई गई इंडिपेंडेंस के बाद में. सो मैनी एरियाज हैव बीन रिजर्व्ड. इसे रखा गया किसके लिए? रिजर्व वाइल्ड लाइफ के लिए. उस एरिया से भी फोर्सली उनको इवेक्ट करना पड़ा आदिवासी को, वहाँ से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करना पड़ा. और जो ज़मीन था उनका दे हैव बीन स्टॉप द एक्सेस, कि वो वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ अपनी लिविंग नहीं कर सकते. जो भी वो करते थे कल्टीवेशन जो भी था दैट ऑल स्टॉप्ड. तो उनकी लिविंग वहाँ से भी दे हैव बीन रिमूव्ड, इवैक्यूएट कर दिया गया, वहाँ से भी खाली करवा दिया गया उस एरिया को. तो थर्ड आता है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के कारण. नाउ इतने सारे डेवलपमेंट्स दे अदर when we moving through our development, it means when it's good for the country, it's good for the nations, but do we really moving to the development process? Because we are getting development in one side and the other side we are destroying our own communities members though they are a part of our heritage. So अब आता है इफेक्ट्स ऑफ आदिवासी. तो हमने जो भी डेवलपमेंट्स किया उससे क्या इफेक्ट्स हुआ, उससे क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर. तो सबसे पहले आता है दे हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट देयर कल्चरल आइडेंटिटी. कि पहले आदिवासी मतलब जंगलों में रहते, उनका वो आइडेंटिटी था, उनका कल्चरल था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है. फैमिली ट्रेडिशंस जो करते हुए आए थे पूर्वजों से, जो भी उनका काम था, वो चीज़ें जो ऑक्यूपेशंस थी, सब धीरे धीरे चेंज होने लगी. ये एक बड़ा इफेक्ट पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा उनकी लाइफ में. फिर दूसरा आता है दे एक्सपीरियंस मेंटल एंग्विश मीन्स पेन. एंग्विश का मतलब होता है पेन, क्योंकि अब ये चीज़ें है कि उनको सोचना पड़ता कि अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, अपने बच्चों को उनके लिए क्या करेंगे, कैसे उनके लिए फूडिंग जो है वो अरेंज करेंगे. तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी थिंक. तो ये मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला हो जाता है. सो दे एक्सपीरियंस थ्रू दिस मेंटल एंग्विश हैविंग नाउ टू वेंचर इनटू अ न्यू एरिया. कि अब नई जगह जाना है जो उनके लिए बहुत ही अलग है, कल्चरली सोशली डिफरेंट है. और क्या वो उस जगह में फिट आएंगे, क्या वो उस जगह को अडॉप्ट कर पाएंगे, इन्वायरमेंट को. ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो जाती है. फिर आता है दे वे आर कंपेल्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन सर्च फॉर अ लाइवलीहुड. जब वो अब उस एरिया से निकल गए तो उनको अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रहे, लाइफ कंटिन्यू रहे. सो एंड दिस कंपल्शंस ऑफ देयर इज एक्सप्लॉयटेड. अब इसको नौकरी के कारण उनकी जो उनको काम करना इसके उनको ढूंढने के लिए वो जब उधर उधर घूमते हैं तो कहीं ना कहीं शहरों के थ्रू आते हैं, शहरों में आते हैं और वो एक्सप्लॉयट हो जाते हैं. जो शहरों में काम लेते हैं उनसे उनका यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका यूज़ तो कर देते हैं एज अ फोर्स पावर, वर्क में रख लेते हैं, बट दे आर गिविंग एट अ वेरी लो वेज. बहुत ही कम वेज देते हैं, वर्किंग कंडीशन भी उनका बहुत बुरा होता है. तो क्या होता है देखे धीरे धीरे कि वो मूव करते टुवर्ड पॉवर्टी, गरीबी के रेखे में चले जाते हैं. डिसकंटेंट यहाँ पे कि कुछ भी चीज़ें जो है सही नहीं है, अनहैप्पी. उनकी लाइफ जो है वो पहले जो थी हैप्पी थी, बहुत खुशी थी, जंगलों में थे, सब कुछ उनको मिल जाता था. अब वो चीज़ नहीं रहे. दे वर नाउ डिसकंटेंट मीन्स अनहैप्पी सिचुएशंस क्रिएट हो गया. सिकनेस, बीमार पड़ना, मेल न्यूट्रिशन, खाना सही से पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है. तो ये चीज़ें जो है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगी बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट. फिर आता है आदिवासी फैमिलीज हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड. जब उनको उनकी ज़मीन से हटा दिया गया सो द वुमेन्स जो थे दे वर कंपेल्ड, तो उनको काम करना पड़ेगा टू हेल्प देयर फैमिली मेम्बर्स. तो डोमेस्टिक मेड के थ्रू घरों में एज अ मेड काम करना, या फिर सर्वेंट, या फिर कंस्ट्रक्टर साइड में देखोगे बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, वुमेन्स भी बहुत सारे काम करते हैं, सो दैट दे कैन गेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू हेल्प देयर फैमिली मेम्बर्स, टू हेल्प इन द फैमिली.
तो इसी तरह से वो लोग ने काम करना शुरू किया. सो दिस इज़ वॉट विच वे आर अर्लियर नॉट हैपनिंग. ये यहाँ पर डेवलपमेंट के कारण उनको बहुत कुछ सहना पड़ा. तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारे गवर्नमेंट को हमारे इन्वायरमेंट को इनके बारे में सोचना चाहिए. और डेवलपमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन के बारे में नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूसिव होना चाहिए. इंक्लूसिव मीन्स think about the entire society members, those who were living, for example minorities है, backward classes है, आदिवासी है, tribal people है, each and every one should be get development. तो डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए. तो ग्रोथ सभी का थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड हो लेकिन सबका होना चाहिए. ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे जहाँ पे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसकी, आदिवासी की, एंड किसके कारण, प्रोग्रेस के कारण. तो हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं लेकिन हम सेक्रीफाइस किसी का कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं, जो प्लानिंग करते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, उनको ग्रोथ सोचना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ सभी के बारे में. तब जाके सही से चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएगी. ना ही हम आदिवासी को हर्ट करेंगे, डेवलपमेंट भी करेंगे, और ना ही उनके डिस्टर्ब करेंगे. विदाउट ट्रैम्पलिंग मीन्स उनको हर्ट नहीं करेंगे. ट्रैम्पलिंग का मतलब हर्ट करना. तो उनको हर्ट नहीं करके, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा के हम अपने डेवलपमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, थोड़ा उनकी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं. तो ये जो है प्लानर्स जो है उनको इस तरह से सोचना चाहिए डेवलपमेंट. अब आता है न्यू टॉपिक है ये जो अपने हमने पढ़ा था मार्जिनलाइजेशन में आदिवासी के बारे में. अब एक और आ जाता है, वो है दे आर माइनॉरिटीज. तो दूसरा आ गया हमारा माइनॉरिटीज. तो माइनॉरिटीज जो मतलब पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, तो इसी तरह से उसको माइनॉरिटीज कहा जाता है. तो कुछ और ये भी जो है इसे कहा जा रहा है कि एंड दे आर मार्जिनलाइजेशन, कि वो समाज से किस तरह से मार्जिनलाइज हो जा रहे हैं. क्योंकि जो लोग कम होते हैं, सिंपल से एग्जांपल दे लो, क्लास में अगर गर्ल्स एंड बॉयज़ की रेशियो कम हो जाती है, तो जो कम में होता है उनको लगता है कि वो जो ज़्यादा है, मेजॉरिटी जो है वो उनके ऊपर रूल करता है. तो इसी तरह से वो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री रेखा में बन जाते हैं. तो दैट इज़ ऑल यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के बारे में. तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, तो उन्होंने जहाँ पे मोस्टली क्लियरली लिखा गया कि दैट ईच एंड एवरी वन, कल्चरल है, सोशल, इकोनॉमिकल, जो भी है सभी कम्युनिटीज़ के बारे में सोच के, इवन द माइनॉरिटीज़ के बारे में सोच के वो वहाँ पे रूल्स लिखाया गया. और जिसके थ्रू दैट इज़ वाई सर्टन प्रोविजंस में देखा गया, इनरिच मीन्स यहाँ पे प्रिजर्व रखा गया उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ की राइट्स को बहुत ज़्यादा, ताकि मेजॉरिटी जो है उन पर हुक्म ना कर पाए, उनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाए. इसलिए उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनके रूल्स को, इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए इंस्टीट्यूट दैट वाज अ प्रिजर्व रखा है उनके राइट्स को. तो कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं ना कहीं एवरी प्रोविजंस में वहाँ पे ध्यान दिया गया है कि माइनॉरिटीज़ को किसी की तरह कोई भी तरीके से नुकसान कोई पहुँचा नहीं. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सभी के बारे में सोचा गया है. द हैज़ प्रोविजन विच गेव फ्रीडम, ताकि फ्रीडम्स सभी को मिले, माइनॉरिटीज़ को मिले, जहाँ पे वो इन्जॉय कर सके फ्रीडम्स को ईजिली, सो दैट दे कैन रीच देयर रिलीजियस एंड इन्जॉय देयर कल्चरल रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए वो उनको, सभी चीज़ों को. So the minorities within one religion are accorded all rights and considered to be a part in the eyes of the law. And in fact, criminal proceedings are to be directed against anyone who discriminates or insults the dignity of all persons or communities. तो इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर माइनॉरिटीज़ के बारे में सब कुछ, ताकि वो प्रिजर्व रखे, अपने राइट्स को एंजॉय कर सके कानून के नज़र में. इन द लॉ ऑफ आइज ईच एंड एवरी वन विल इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. इनफैक्ट जो उनकी प्रॉब्लम्स, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में प्रोवाइड करते हैं और उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, उनको इंसल्ट करते और भेदभाव कोशिश करते, तो अगेन देयर इज द प्रोविजंस कि उनको, उन लोगों को, उनकी कम्युनिटीज़ को वो गवर्नमेंट जो दे विल गेट पनिशमेंट फॉर देयर व्हाट दे आर डूइंग. तो इसी तरह से प्रोसीडिंग्स भी है. फिर आता है स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट्स. अब यहाँ पे जो है केयरफुल बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट जो भी काम करे बहुत ही केयरफुल करना चाहिए, ताकि हर चीज़ों पे, सभी चीज़ों के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर ध्यान दे सके. तो द स्क्रूटिनी ऑफ द गवर्नमेंट, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कि दैट देयर इज़ अ फेयर रिप्रेजेंटेशन, सभी का रिप्रेजेंटेशन, सभी लोग हर जॉब में हो, कहीं ना कहीं सबका रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए ऑफ ऑल कम्युनिटीज़, which exemplifies, that was again a good example. वो एक एग्जाम्पल बनेगा that the government and the judiciary
जहाँ पे गवर्नमेंट भी और जुडिशरी जो जजमेंट है वो दोनों ही सभी सिटीजन्स को एक जैसा मानती है और सभी को इक्वल प्रिविलेजेस देती है टू लिव एंड ग्रोथ, ताकि वो बढ़े और अपने आप में प्रोग्रेस भी करे। However, there have been instances which certain communities, इतना करने पर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, कम्युनिटीज़ भी है, सेक्शंस भी है, जो अपने आप को फील करते कि वो अलग है और अलग, जिसके कारण वो सोचते वो मार्जिनलाइज्ड है। सो इन मोस्ट ऑफ सच केसेस ऐसे में क्या होता, द फीलिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन हैज़ बिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो अब जब वो फील करते हैं तो उनका यूज़ कौन करता, पॉलिटिकल करते हैं, पॉलिटिकल लोग, तो वो उससे मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ हम लोग अलग हैं, और विच रिजल्ट इन अनरेस्ट, और जिसके कारण समाज में उन लोगों के बीच में फिर वो खुश नहीं रहेंगे, वो सोचते रहेंगे कि हम मार्जिनलाइज्ड है, हमें कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रहा है, और वो अनरेस्ट रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे, कभी रेस्ट और स्थिर नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टर्बेंस करते रहेंगे और वो होता रहेगा उनके बीच में। सो दिस हार्मफुल फिनोमेना जो है ये मोस्टली क्रिएट किया जाता है, और इसको क्रिएट करने के लिए देखा गया कि मोस्टली इनको फंड जो है कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स प्रोवाइड करती है, ताकि देश के अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहे, डिस्टर्ब रहे, और ये लोग उन्हें सुलझाने में लगे रहे ताकि देश की डेवलपमेंट ना हो, देश में डेवलपमेंट धीरे हो जाए, तो वो फ़ायदा बाहर के लोग यूज़ कर सके। तो इसी तरह से कुछ लोग जो सोचते हैं वो फीलिंग कि हम मार्जिनलाइज्ड है, इस तरह से उनका फ़ायदा उठाते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट हमें मौका देती है, हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इन लोगों के बारे में जो उस मौके का, जो उनकी फीलिंग्स को यूज़ करते हैं और उनको फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और जिसका फ़ायदा फिर बाहर वाले लोग भी आके करते हैं। Nevertheless, there do exist some certain genuine cases of feeling marginalized when social and economic development does not reach a section of the populations. कभी कभी ये उनको लगता भी है कि जेन्युइन है, सही मायने में जब एग्जाम्पल सामने आ जाता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है समाज के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पर्टिकुलर कुछ सेक्शन का हो रहा है, बाकी सेक्शन में क्यों नहीं हो रहा है, तब वो लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें जेन्युइन है, सही है। सच मार्जिनलाइजेशन इज देन टॉट टू बी रीजनल एंड नॉट स्पेसिफिक टू एनी कम्युनिटीज़। तो अगर ऐसा है तो पर्टिकुलर कोई रीजन्स के अंदर होगा, कोई पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा, और वो कोई कम्युनिटीज़ को लेके नहीं कि ये कम्युनिटीज़ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है और वो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है, ऐसा नहीं। ये सिचुएशंस अलग हो जाती है कि कहीं ना कोई रीजन्स के अंदर वो सेक्शन जो है वो रह गया मार्जिनलाइज्ड, तो इसीलिए उस सेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें उस मार्जिनलाइज से बाहर निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटिव वेरियस मेजर्स, तो गवर्नमेंट बहुत सी अलग अलग मेजर्स करती है, प्रोग्राम करती है, ताकि उनके प्रॉब्लम्स को, उस ग्रीवेंस को, उस सेक्शंस के लोगों को जो फील करते मार्जिनलाइज्ड है वो उन्हें उससे हेल्प प्रोवाइड करे, ताकि वो उस फीलिंग से, उस ग्रीवेंस से बाहर निकले। इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत कुछ रूल्स बनाया गया। तो एक एग्जांपल है, अ वेल नोन एग्जांपल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द सच्चार कम्युनिटी, जहाँ पे मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ के लिए बनाया गया, सो दैट रिकमेंड भी किया गया कि अगर इस वेरियस ऐसे जो लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, उनको एजुकेट किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, सो दैट दे कैन बी ऑल्सो एट द सेम प्लेस, जो बाकी नेशंस के लोग जो है वो उसी रास्ते में ये भी आएंगे, एंड द सेम प्रोपोर्शंस, उसी तरह से पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करते हैं कि इन सभी को साथ में लेके चले। इन फैक्ट मार्जिनलाइजेशंस कैन बी बोथ रियल एंड इमेजिनरी, कुछ तो रियल होती है, कुछ सिर्फ सोच में होती है, क्योंकि जो सोचते हैं तो वो सोच हो गई, और रियल में अगर एग्जिस्ट है तो गवर्नमेंट उनको कोशिश करती है कि उसको रिमूव करती है वो। सो अनबैलेंस डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट करते हैं वो अनबैलेंस्ड होता है, किसी एक सेक्शन का करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का करते हैं, तो वो क्या कॉज करेगा, मार्जिनलाइजेशन, तो वो हो जाएगा रियल, वो सोच नहीं रहेगी, वो रियल हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट को मोस्टली देखा जाता है कि जो मार्जिनलाइजेशन होता है वो ट्रांसिटरी होती है, मतलब वो हमेशा मूव करती है, परमानेंट नहीं होना चाहिए, परमानेंट कभी नहीं, अगर परमानेंट हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो मोस्टली मूव होना चाहिए कि अगर है तो वो उसको रिमूव करना चाहिए। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो होते हैं ऑफन वांट टू मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बना के रखना चाहते हैं, और दूसरी तरह से वो चाहते हैं कि उनको राइट्स भी मिले, गवर्नमेंट्स की जो राइट्स देते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि वो डेवलप कर सके। तो इन सभी चीज़ों में देखा गया कि दे इमर्ज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाती है उनके बीच में, बहुत
जो चाहते हैं उनको यूज़ करके रखना, उनका यूज़ करना, इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है, तो उनका जो ग्रोथ होता है, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उसके रास्ते में आ जाता है और कल्चरल एंड ट्रेडिशनल्स में रुकावट देने लगता है। सो इसीलिए मार्जिनलाइजेशन हिंस कैन बी मिनिमाइज्ड, उसको हम मिनिमाइज कर सकते, कम कर सकते, अगर दोनों ही, गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहा है, साथ में कम्युनिटीज़ को भी ये सब छोड़ छाड़ के अपने, जिस तरह से गवर्नमेंट हेल्प करे, कम्युनिटीज़ भी योगदान करता है, तब जाके ये जो मार्जिनलाइजेशन है वो आराम से रिमूव हो सकता है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा फिर, एवरी सिंगल सिटीजन्स सब अपने अपने जो कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वलिटीज़ और अपने योगदान देंगे, तो देयर विल बी, वी विल से दैट वी आर हैविंग इक्वल राइट्स और गवर्नमेंट एंड स्टेट एंड कंट्री विल प्रोग्रेस। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स नहीं है, दैट वाज अ बेसिक डाटा जो 2008 एंड 9 में दिया गया था कि कितने लोगों को क्या क्या मिला गया। देखो, पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी एंड टैप वाटर। तो रिलीजियस कम्युनिटीज़ में आ गया तो हिंदू 65 है, मुस्लिम में 63 है, क्रिश्चियन 69 है, सिख में 91। वहीं पे इलेक्ट्रिसिटीज़ में भी है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है इन लोगों को। फिर नेक्स्ट आता है रेट ऑफ लिटरेसी रेट। तो रिलीजियस वाइज में देखो, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर देखा जाए ओवरऑल सभी को एक साथ काउंट करके उनका लिटरेसी रेट निकलता है 74%। अब यहीं पे हिंदू 63 है, मुस्लिम 57 है, क्रिश्चियन 74 है, सिख 67 है, बुद्धिस्ट 71 एंड हाईएस्ट इज जैन 86% है यहाँ पर। वहीं पर ही एम्प्लॉयमेंट में अगर मुस्लिम के देखते हैं माइनॉरिटीज़ के अंदर, तो पॉपुलेशन जो है 13.5 है, IPS 3%, IAS 3%, IPS 4%, IFS 1.8, सेंट्रल सेक्टर यूनिट्स में PSO में 3.3 है, स्टेट PSU में 10.8 है, बैंक एंड रिजर्व बैंक में 2.0। तो ये है उसकी कंट्रीब्यूशंस। तो इसी तरह से हमें अपना काम करना चाहिए, गवर्नमेंट भी अपना काम करे, ना कि हमें किसी और के थर्ड पार्टी का उनके इन्फ्लुएंस में आके हमें अपने आप को सोचना है कि हम मार्जिनलाइज्ड है। तो ये चीज़ें गलत है। इससे क्या होता है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हम अपना डेवलपमेंट खुद रोक देते हैं। तो इसी तरह से ठीक है। तो हमारा जो ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मूव करेंगे न्यू चैप्टर्स में। थैंक यू।